परदेसी शौहर ईद पर लौट आया। जालिम सास और मासूम बहू। ईद से सिर्फ 2 दिन पहले हानिया को अपने शौहर फहद का फ़ोन आया। फहद ने सिर्फ इतना कहा, हानिया इस बार ईद पर तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगा। हानिया खुशी से मुस्कुरा उठी, क्या आपने मेरे लिए नए कपड़े भेजे हैं? फहद हंस पड़ा, कपड़े भी हैं, तुम्हारे लिए तोहफा भी है, लेकिन असल तोहफा ईद वाले दिन मिलेगा। हानिया ने सोचा भी नहीं था कि उसका परदेसी शौहर, जिसके आने की वो कई महीनों से दुआएं कर रही थी, अचानक ईद की सुबह उसके सामने खड़ा होगा। लेकिन फहद के घर पहुंचने से पहले एक ऐसा राज खुलने वाला था जिसने उस पूरे घर की खुशियां बर्बाद कर दी थी। क्योंकि फहद परदेश में खून पसीना एक करके जो पैसे घर भेज रहा था, उसकी माँ सबको बताती थी कि वो पैसे घर के खर्च के लिए कम पड़ते हैं। और अपनी बहू हानिया के बारे में वो अपने बेटे से कहती थी, तुम्हारी बीवी को तो बस कपड़े, जूते और शॉपिंग की पड़ी रहती है। फहद को क्या मालूम था कि असल हकीकत कुछ और थी। और ईद वाले दिन जब वो अचानक घर में दाखिल हुआ तो उसने अपनी माँ को जो कहते सुना, उसके बाद उसका दिल टूट गया। शहर से कुछ दूर एक छोटे से गांव नूरपुर में एक पुराना सा घर था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इस घर में रहने वाले कभी बहुत खुशहाल हुआ करते थे। फहद की शादी को सिर्फ 1.5 साल हुआ था। उसकी बीवी हानिया नहायत सादा और नरम मिजाज लड़की थी। वो अपने ससुराल में हर किसी का ख्याल रखती थी। सुबह सबसे पहले उठती, घर का काम करती, सास के लिए नाश्ता बनाती और फिर बाकी कामों में लग जाती। फहद शादी के चंद माह बाद ही दुबई चला गया था। वहाँ एक तमीरी कंपनी में काम करता था। सारा दिन सख्त मेहनत करने के बाद जब रात को उसे थोड़ा सा वक्त मिलता तो वो सबसे पहले हानिया को फ़ोन करता। हानिया, तुमने खाना खाया? जी, आपने खाया? हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना बहुत याद आता है। हानिया मुस्कुराकर कहती है, आप जल्दी वापस आ जाएं, मैं आपके लिए वही खाना बनाऊंगी जो आपको पसंद है। फहद हंस देता, बस दुआ करो, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी वापस आऊँगा। लेकिन घर में फहद की माँ शगुफ्ता बेगम को अपनी बहू की ये खुशी पसंद नहीं थी। वो अक्सर हानिया को देखकर कहती, तुम्हारा शौहर परदेश में मजदूरी कर रहा है और तुम्हें हर वक्त नए कपड़ों की फिक्र रहती है। हानिया खामोश रहती। वो जानती थी कि अगर वो जवाब देगी तो बात भर जाएगी। एक दिन फहद ने फ़ोन पर हानिया से पूछा, हानिया, ईद आने वाली है, तुम्हारे लिए कुछ भेजूं? हानिया ने फौरन कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस अपना ख्याल रखें। फहद ने हैरान होकर कहा, क्यों? क्योंकि आप पहले ही बहुत मेहनत करते हैं, घर के खर्चे भरते ही जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं अपना भी बोझ आप पर डाल दूं। फहद कुछ देर खामोश रहा, फिर मोहब्बत से बोला, तुम मेरी बीवी हो, बोझ नहीं। ईद पर अगर मेरी बीवी ने कपड़े नहीं पहनेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हानिया ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अच्छा, फिर जो आप मुनासिब समझें भेज दें। फहद ने इसी रात अपनी माँ को फ़ोन किया, अम्मी, मैंने कुछ पैसे भेजे हैं, हानिया के लिए ईद के कपड़े, जूते और कुछ तोहफे ले लेना, और घर के लिए भी जो ज़रूरी हो ले लेना। शगुफ्ता बेगम ने फ़ौरन कहा, बेटा, तुम्हें घर का खर्च भी पूरा नहीं होता और तुम उसे शॉपिंग के पैसे भेज रहे हो। फहद चौंक गया, अम्मी, घर का खर्च तो मैं हर महीने भेजता हूँ, वो काफ़ी नहीं होता? अच्छा, मैं अगले महीने ज़्यादा भेज दूंगा। शगुफ्ता बेगम ने फ़ौरन बात बदल दी, तुम बस अपना ख्याल रखो, हम यहाँ गुजारा कर लेंगे। फ़ोन बंद करने के बाद हानिया ने अपनी सास से पूछा, अम्मी, फहद ने पैसे भेजे हैं? शगुफ्ता बेगम ने सख्त लहजे में कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें क्या करना है? उन्होंने कहा था कि ईद के कपड़े ले लीजिएगा। तुम्हारे कपड़े तो पिछले साल के भी पड़े हैं, वही पहन लेना। हानिया खामोश हो गई। उसने सोचा शायद वाकई घर के हालात ख़राब हैं। उसने दोबारा कुछ नहीं कहा। अगले दिन फहद ने उसे फ़ोन किया, हानिया, तुमने कपड़े ले लिए? हानिया ने नज़रें झुकाकर कहा, जी, अम्मी कह रही हैं कि अभी घर के बहुत खर्चे हैं। फहद ने फ़ौरन अपनी माँ से बात की, अम्मी, मैंने अलग से हानिया के कपड़ों के पैसे भेजे थे। शगुफ्ता बेगम ने जवाब दिया, बेटा, वो पैसे घर के खर्च में लग गए हैं। फहद खामोश हो गया। उसे कुछ अजीब सा लगा, मगर उसने अपनी माँ पर शक नहीं किया। ठीक है अम्मी, बस हानिया को बुरा ना लगने देना, तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझा दूंगी। लेकिन हानिया को समझाने के बजाय शगुफ्ता बेगम ने उसे और ज़्यादा सुनाना शुरू कर दिया, तुम्हें अपने शौहर से पैसे मांगने की बहुत आदत है। हानिया की आंखों में आंसू आ गए, अम्मी, मैंने तो कुछ नहीं मांगा, फहद ने खुद भेजने का कहा था। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मेरा बेटा क्या करे? हानिया खामोश हो गई। इसी रात उसने फहद को फ़ोन किया, फहद, हाँ हानिया, आप नाराज़ तो नहीं होंगे? तुमसे कभी नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप इस ईद पर घर आ जाएं। फहद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर मैं कहूँ मैं आने वाला हूँ तो?
हानिया ने हैरत से पूछा, सच्ची? फहद हंस पड़ा। हाँ, लेकिन किसी को बताना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सबको सरप्राइज देना चाहता हूँ। हानिया की खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। उसने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे सिर्फ यही खुशी थी कि उसका शौहर ईद उसके साथ गुजारेगा। अगले दिन शगुफ्ता बेगम ने हानिया को फिर आवाज़ दी, हानिया ज़रा इधर आओ। जी अम्मी। फहद को फ़ोन किया था। हानिया एक लम्हे के लिए रुक गई। उसे फहद की बात याद आ गई कि किसी को नहीं बताना। उसने कहा, जी बात हुई थी? क्या कह रहा था? बस यही कि अपना ख्याल रखना। शगुफ्ता बेगम ने गहरी सांस ली और उसे देखा। कुछ और भी कहा? नहीं। वो चुप हो गई, मगर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि फहद ने हकीकत में घर आने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ईद से एक दिन पहले हानिया सुबह से घर की सफाई में लगी हुई थी। उसने सोचा था कि फहद अचानक आएगा तो उसे घर साफ सुथरा देखकर खुशी होगी। वो बावर्ची खाने में फहद की पसंद की खीर बना रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हानिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। शगुफ्ता बेगम ने आवाज़ दी, हानिया देखो दरवाजे पर कौन है? हानिया ने हाथ साफ किए और दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, अस्सलामुअलैकुम। हानिया चंद लम्हों के लिए जैसे पत्थर की हो गई। ये आवाज फहद की थी। उसने फौरन दरवाजा खोला। सामने फहद खड़ा था, हाथ में बैग था। चेहरे पर सफर की थकन थी, मगर आंखों में अपनी बीवी को देखने की खुशी थी। हानिया की आंखों से आंसू निकल आए। आप वाकई आ गए? फहद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने कहा था कि ईद का सरप्राइज दूंगा। हानिया कुछ ना बोल सकी। वो सिर्फ अपने शोहर को देखती रही। फहद ने उसके हाथ में एक खूबसूरत पैकेट रखा। ये तुम्हारे लिए है। हानिया ने पैकेट खोला तो अंदर खूबसूरत ईद का जोड़ा था। उसकी आंखें भर आईं। फहद, आपने क्यों खर्च किया? फहद ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी ईद के दिन सबसे ज्यादा खुश नजर आए। इसी वक्त शगुफ्ता बेगम भी वहीं आ गई। अरे बेटा, तुम अचानक? फहद ने अपनी माँ को गले लगा लिया। अम्मी, आपको सरप्राइज देना था। शगुफ्ता बेगम खुश तो हुई, मगर उनके चेहरे पर एक लम्हे के लिए परेशानी भी आई। वो जानती थी कि अब फहद घर में है और अब वो चीज़ें छुपाना आसान नहीं होगा। रात को फहद ने हानिया से पूछा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं, मुझे सच बताओ। बस आप आ गए हैं ना, अब सब ठीक है। फहद ने उसका हाथ थाम लिया। हानिया, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने भी। अगली सुबह ईद थी। फहद ने नया लिबास पहना। हानिया ने भी वही जोड़ा पहना जो फहद उसके लिए लाया था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फहद ने उसे देखा तो मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मेरी बीवी ईद पर बहुत प्यारी लगेगी। हानिया ने शर्माते हुए कहा, बस करें। लेकिन शगुफ्ता बेगम ये सब देख रही थी। उन्होंने अचानक कहा, हानिया, जरा मेहमानों के लिए नाश्ता तैयार कर दो। हानिया फौरन बावर्ची खाने की तरफ चली गई। फहद ने अपनी माँ को देखा। अम्मी, आज तो उसे आराम करने दे। शगुफ्ता बेगम ने कहा, ईद के दिन बहू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? फहद ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद फहद के चचा और चंद रिश्तेदार घर आ गए। हानिया सबके लिए चाय और खाना लेकर आई। वो खामोशी से सबकी खिदमत करती रही। एक रिश्तेदार ने हंसकर कहा, फहद, तुम्हारी बीवी तो बहुत समझदार है। फहद ने फख्र से कहा, हाँ, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। शगुफ्ता बेगम खामोश रहीं, लेकिन दोपहर के वक़्त जब सब लोग चले गए तो उन्होंने फहद को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम्हें अपनी बीवी बहुत अच्छी लगती है ना? फहद ने हैरत से कहा, जी अम्मी। क्यों? इसलिए कि तुम्हें असल बातें मालूम ही नहीं। फहद का चेहरा संजीदा हो गया। कौन सी बातें? शगुफ्ता बेगम ने कहा, तुम परदेश में पैसा कमाते हो और ये यहाँ आराम करती है। तुम्हारे भेजे हुए पैसों से अपने लिए कपड़े बनवाती है। फहद ने फौरन कहा, अम्मी, मैंने उसके लिए पैसे भेजे थे, सिर्फ कपड़े के लिए। जी, और बाकी पैसे? फहद खामोश हो गया। शगुफ्ता बेगम ने कहा, घर के खर्च का तुम्हें कुछ अंदाज़ा नहीं। फहद ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में देखा। अम्मी, मैं हर महीने पैसे भेजता हूँ, फिर घर का खर्च कैसे नहीं चलता? शगुफ्ता बेगम ने फौरन जवाब दिया, तुम्हारी बीवी खर्च बहुत करती है। इतने में ही हानिया पानी का गिलास लेकर अंदर आई। उसने आखिरी जुमला सुन लिया, अम्मी, मैंने कभी फजूल खर्ची नहीं की। शगुफ्ता बेगम ने फौरन गुस्से में कहा, तुम्हें किसने इजाज़त दी हमारी बातें सुनने की? हानिया खामोश हो गई। फहद ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, अम्मी, हानिया से इस तरह बात ना करें। शगुफ्ता
شگفتہ بیگم حیران ہو گئی۔ بیٹا تم اپنی بیوی کی وجہ سے مجھ سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو؟ فہد نے کہا نہیں امی، میں صرف حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ہانیہ تم نے کبھی مجھ سے اضافی پیسے مانگے؟ ہانیہ نے سر جھکا لیا۔ نہیں، میں نے تمہارے لیے جو پیسے بھیجے تھے وہ کہاں گئے؟ ہانیہ نے فوراً اپنی ساس کی طرف دیکھا، وہ کچھ نہیں بولی۔ فہد سمجھ گیا کہ بات میں کچھ ضرور ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا امی مجھے آج سب بتائیں۔ شگفتہ بیگم گھبرا گئیں۔ کیا بتاؤں؟ میں نے پچھلے 6 مہینوں میں کتنے پیسے بھیجے مجھے یاد نہیں۔ فہد نے اپنا فون نکالا اور بینک کی تفصیل دکھا دی۔ امی میں نے صرف گھر کے خرچ کے لیے نہیں، ہانیہ کے علاج، کپڑوں اور عید کے لیے بھی الگ الگ پیسے بھیجے تھے۔ ہانیہ حیران رہ گئی۔ علاج کے؟ فہد نے کہا ہاں، تم نے بتایا تھا کہ تمہیں دوائی چاہیے۔ ہانیہ نے کہا لیکن میں نے تو آپ سے کبھی دوائی کے پیسے نہیں مانگے تھے۔ فہد نے فوراً اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شگفتہ بیگم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فہد نے آہستہ سے پوچھا امی وہ پیسے کہاں گئے؟ شگفتہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا میں نے کچھ غلط نہیں کہا تو پھر بتائیں۔ وہ خاموش رہی۔ فہد نے کہا میں پردیس میں دن رات محنت کرتا رہا، میں سمجھتا رہا کہ میرے گھر والے سکون سے رہ رہے ہیں۔ اگر میری بیوی کو عید کے کپڑے بھی نہ ملے اور میں اسے قصوروار سمجھتا رہوں تو یہ میرے لیے بہت بڑی غلطی ہے۔ ہانیہ رو پڑی۔ فہد مجھے کسی چیز کا دکھ نہیں تھا، مجھے صرف یہ دکھ تھا کہ آپ مجھ سے دور ہیں اور میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فہد نے اس کے آنسو پونچھے۔ مجھے معاف کر دو ہانیہ، میں نے تمہیں سمجھنے میں دیر کر دی۔ شگفتہ بیگم نے یہ دیکھا تو ان کا دل بھی بھر آیا۔ انہوں نے پہلی بار اپنی بہو کی طرف دیکھا اور کہا ہانیہ مجھے معاف کر دو۔ ہانیہ حیران رہ گئی۔ امی ہاں بیٹی، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ میرا بیٹا تم سے زیادہ محبت کرنے لگا تو میں اکیلی رہ جاؤں گی، اسی ڈر میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ساس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ امی آپ میری ماں جیسی ہیں، اگر آپ مجھ سے ناراض ہو گئی تو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوگا۔ شگفتہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ فہد خاموشی سے دونوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ کچھ دیر بعد شگفتہ بیگم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ایک بات سمجھ گئی ہوں، پیسہ گھر چلا سکتا ہے لیکن گھر کو محبت ہی جوڑ کر رکھتی ہے۔ فہد مسکرا دیا۔ امی بس آپ دونوں خوش رہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ہانیہ نے کہا اور آپ دوبارہ پردیس نہ جائیں۔ فہد ہنس پڑا۔ یہ وعدہ تو ابھی نہیں کر سکتا لیکن ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہیں اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ عید کی شام تینوں گھر کی چھت پر بیٹھے تھے۔ فہد نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند ہلکی سی روشنی دے رہا تھا۔ ہانیہ نے کہا یہ عید میری زندگی کی سب سے خوبصورت عید ہے۔ فہد نے پوچھا کیوں؟ ہانیہ مسکرائی، کیونکہ آج مجھے صرف نئے کپڑے نہیں ملے، آج مجھے میرا شوہر بھی واپس مل گیا اور میری ساس بھی۔ شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ہانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں بیٹی، آج مجھے بھی میری بیٹی مل گئی۔ فہد مسکرا دیا۔ اس دن اس چھوٹے سے گھر میں عید واقعی عید بن گئی، لیکن اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ رشتوں میں غلط فہمی اگر وقت پر ختم نہ کی جائے تو محبت بھی فاصلے میں بدل سکتی ہے، اور کبھی کبھی انسان جسے اپنے گھر کا دشمن سمجھ رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہی شخص اس کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ فہد نے پردیس میں بہت پیسہ کمایا تھا مگر اس عید پر اسے سمجھ آیا کہ گھر کی اصل دولت پیسہ نہیں ہوتی، اصل دولت وہ رشتے ہوتے ہیں جنہیں انسان اپنی انا سے نہیں محبت سے سنبھالتا ہے۔ اور ہانیہ وہ آج بھی اپنے شوہر کے جانے کے بعد اس کا انتظار کرتی ہے، مگر اب اسے اپنی ساس کا ساتھ بھی حاصل تھا۔ شگفتہ بیگم نے بھی اپنے دل سے وہ خوف نکال دیا تھا جو انہیں اپنی بہو سے دور کر رہا تھا۔ عید ختم ہو گئی، مہمان واپس چلے گئے، گھر پھر خاموش ہو گیا، لیکن اس گھر میں ایک چیز ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ اب جب فہد پردیس سے فون کرتا تو سب سے پہلے ہانیہ نہیں بلکہ شگفتہ بیگم فون اٹھاتی اور کہتی بیٹا اپنی بیوی کو بہت خوش رکھنا، ایسی بہو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ فہد مسکرا کر کہتا امی اب آپ کو یہ بات سمجھنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ شگفتہ بیگم ہنس دیتی، غلطی میری تھی بیٹا، لیکن اللہ نے مجھے وقت رہتے سمجھا دیا۔ اور ہانیہ دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس گھر میں اب اس کا مقام صرف بہو کا نہیں رہا، وہ اس گھر کی بیٹی بن چکی تھی۔ اور فہد کو بھی یہ یقین ہو گیا تھا کہ پردیس کی ہزاروں خوشیوں سے بڑھ کر ایک چھوٹے سے گھر میں اپنوں کے ساتھ گزارا ہوا ایک دن قیمتی ہوتا ہے۔ اس عید پر فہد صرف گھر واپس نہیں آیا، وہ اپنے گھر کی بکھری ہوئی محبت بھی واپس لے آیا تھا۔